हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो हम लोग अपनी बुक जो क्लेडन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको पता है काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन सेंटर ये वाला चीज़ अपन देखने वाले हैं ना। तो आपको पता है आपका जल्दी पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें आपको पता है कि स्क्रीनिंग के बाद में है ना, स्क्रीनिंग के बाद में आपका जो मेजर जो पेपर होने वाला है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए ये वाली चीज आपको हेल्प करेगी। तो हम थोड़ा सा बाउंड करके करेंगे, मतलब लाइक अपना टारगेट रहेगा कि 50 से 60 मिनट में ये चैप्टर अपने को कवर करना है ना। ओके, 50 to 60 मिनट्स में ये चैप्टर अपने को कवर करना है, कंप्लीट करना है। क्लेडन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन देखेंगे, कंप्लीट करना है। चलिए तो शुरुआत करता हूँ। देखिएगा बिल्डिंग ब्लॉक और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल ग्रुप, ये सब अपन कनेक्शन थोड़ा सा याद होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म 1H NMR स्टीरियोकेमिस्ट्री, और ये अपन पहले चल चुके हैं, मतलब ये तो पहले पीछे चैप्टर आ चुके हैं। फिर अराइविंग एट, अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन सैचुरेटेड कार्बन लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाउ सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन एटम डिफर फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन एट सी डबल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड वाला सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से अलग है। टू मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट, हाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अफेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन सब्स्टिट्यूट एंड वोटर लिविंग ग्रुप के बारे में दे रखा है। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, और इसके बाद में अपन चलेंगे ये अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन आगे चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले देखो मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़े थे तब मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे कोई मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्डिहाइड या कीटोन वाले सेंटर पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड ओपन होता है, अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वापस क्लोज होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो NH2 एसाइल क्लोराइड से अमाइड बन जाता है अपने पास, और बीच में आपको पता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है ना। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो बनता है वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब की बार ये तो अपन कर चुके हैं, अब ये पीछे अपन पढ़ चुके हैं ना, प्रोटॉन ट्रांसफर और ये इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। अब हमारे पास है कि जो सेंटर है वो हमने लिया है सैचुरेटेड सेंटर, है ना। सैचुरेटेड सेंटर यहाँ पे क्लोरीन है मान लो, और क्लोरीन लिविंग ग्रुप है। पहले तो क्लोरीन किसके साथ जुड़ा था, अनसैचुरेशन के साथ में जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन था। अब हमने क्या कर दिया, क्लोरीन को सीधा जोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दिया, तो क्या होगा। तो यहाँ से जनरली दो काम हो सकते हैं, आइदर जैसे आपने नाम भी सुने होंगे, 12th में पढ़ा होगा, आइदर SN1 और SN2, दो तरीके से यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सकती है, SN1 और SN2 अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर लिविंग ग्रुप पहले अपने पास लीव कर जाए, जैसे यहाँ पे दे रखा है लिविंग ग्रुप पहले लीव कर जाए तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर SPH अपना अटैक करके इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। ये SN1 मैकेनिज्म से गई है ना, ये इंटरमीडिएट बन गया है। वहीं पे अगर रिएक्शन डायरेक्टली ये SPH अपना अटैक करे, SPH जो नेगेटिव है सल्फर वाला, जो सल्फर सेंटर से डायरेक्टली अटैक करे, तो रिएक्शन इस तरीके से भी जा सकती है। तो यहाँ से SN1 और SN2 आपको दिख रही है, SN2 के अंदर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इनके मैकेनिज्म में डिटेल में जाएंगे अपन। सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे तो SN1 के अंदर तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था, है ना। तो हमें पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी, कौन सी SN2 के। तो why is it important to know about the two mechanism for substitution, की कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा ना, तो इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा वो चीज है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, अगर टर्सरी एल्कोहल की बात करें अपन, तो ये फास्ट फटाफट ये बन जाता है, ऐसे करके दे रखा है अपने पास। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल PBr3 के साथ में, तो ये दे रखा है ना। अब इन दोनों में से काइनेटिक एविडेंस अपने पास दे रखे हैं कि SN और SN2 मैकेनिज्म के लिए काइनेटिक एविडेंस क्या क्या है अपने पास, है ना। तो अब देखो ऊपर वाले इसको पढ़ने में आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी नहीं, क्योंकि वही बता रखा है कि SN1 SN2 कब क्या होगा करके, इस तरीके से ना। अभी जस्ट एक बार सोचने की कगार पे है कि SN1 कहाँ पे होगी, SN2 कहाँ पे होगी, है ना।
अब सिग्निफिकेंस ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की सिग्निफिकेंस अपने को दे रखी है कि रेट से उन्होंने क्या करके देखा, अपने पास रेट से किस तरीके से देख सकते हैं। देखिएगा, अगर कोई SN2 रिएक्शन है तो SN2 में अपने पास दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है, अपने पास एक तो रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो SN2 में रेट हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज रिएक्टेंट, और यू कैन से RX जो अपने पास है, दोनों पे डिपेंड करेगी रेट। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगी। तो एक सेकंड, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी थी ना। ठीक है, रेट अपने पास दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक बात है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कि रेट न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करे और रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करे तो SN2 है। अगर रेट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करे तो SN1 है। एक रेट से ऐसे पता कर सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें दे रखी है न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे। तो न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे अपने को दे रखी है कि SN2 की जो रेट है, आप देखो SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट। तो हम लोग ये बिल्कुल कह सकते हैं कि रेट ऑफ SN2 जो है वो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे यहाँ पे देखें अपन, एक OH माइनस है, एक RCO2 माइनस है, एक H2O है, एक ये है। तो इन सब में आप देखो OH माइनस में SN2 फास्ट होती है, यहाँ पे एसीटेट आयन में थोड़ी मॉडरेट लेवल की होती है, H2O में स्लो है और इसमें तो और ज्यादा स्लो है। जो OS डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव जो है अपने पास इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, तो इसकी जो डोनेटिंग पावर जो है अपने पास वो कम हो जाएगी, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखने वाले हैं। अब ये जो हैलाइड लिविंग ग्रुप है, इस हैलाइड लिविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अपने पास जो रिएक्टेंट है उस पर भी तो डिपेंड कर रही है। तो हैलाइड लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतनी SN2 की रेट ज्यादा होगी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर मैं देखूं, कार्बन फ्लोरीन एक तो है, एक कार्बन क्लोरीन, एक कार्बन ब्रोमीन और एक मेरे पास है कार्बन आयोडीन। हमें अच्छे से पता है कि कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है वो वीक होता है, क्योंकि ये अपने पास इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मान लो इसका है और ये 5p ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है साथ में। तो ये वाला बॉन्ड मेरे पास वीक होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, दूसरा ये जो I माइनस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा साइज वाले एटम के ऊपर है, तो चार्ज अपने पास डिस्पर्स हो जाएगा। इसीलिए आयोडीन वाले केस में वेरी फास्ट है रिएक्शन, देखिएगा फास्ट है, इसमें थोड़ी फास्ट है, इसमें मॉडरेट है और इसमें काफी स्लो है। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड ऑन, यहाँ से अपने पास इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, SN2 की रेट किस किस के ऊपर डिपेंड करती है अपने पास। देखिएगा, पहला है अपने पास द न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक बात है। द कार्बन स्केलेटन, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस, आप ये कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और लिविंग ग्रुप के भी अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अलोंग विद द यूजुअल फैक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल, टेम्परेचर और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर SN2 के लिए मैं आपको बताऊं, सॉल्वेंट जो जनरली चाहिए होता है अपने को, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, पोलर एप्रोटिक। इसके पीछे भी कहानी में सुनाऊंगा आपको ऐसा क्यों है। SN2 को फेवर करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ SN1 रेट, SN1 के बारे में दे रखा है आपने को। इफ वी रिप्लेस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड with the substitution of tertiary butyl bromide, we get the reaction shown in the margin. If turns out kinetically this reaction is first order, है ना। यहाँ पे देखा क्या गया, अगर हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लें, ये ले लें और इससे अपन मान लो H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे होता क्या है, H2O के जो कंसंट्रेशन है उस पर रेट डिपेंड ही नहीं करती है। ये रेट, ये जो रिएक्शन है अपने पास, काइनेटिक्स क्या कहती है, ये रिएक्शन अपने पास फर्स्ट ऑर्डर की मिलती है, यहाँ पे OH आ जाता है। तो ये स्टडी जब करेगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
तो हम लोगों ने तो अभी तक SN1 ही पढ़ी थी। देखो SN क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके खुद आ गया है, तो ये SN1 तो है। यहाँ से यहाँ क्या है अपने पास, SN1, ये SN1 तो है। अब SN1 क्यों बोला है, क्योंकि 1 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली एविडेंस है अपने पास कि जो रेट है वो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर है। कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। मतलब रेट अपने पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट पे, डिपेंड ओनली ऑन रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रेट है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। बाद में एक्सपेरिमेंट देखने के बाद इन लोगों ने सोचा कि अपने पास इसके मैकेनिज्म को किस तरीके से हम लोग जस्टिफाई करें। तो पहले स्टेप में मेरे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बोकेटाइन बनता है, ब्रोमीन बाहर निकल जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरे स्टेप में H2 या जो OH माइनस है वो अपने पास एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का जो मिलन है ये फास्ट होता है, ये जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है अपने पास, रिएक्शन ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो पहला स्टेप मेरे पास स्लो स्टेप है जिसको अपन बोलते हैं RDS, और रेट जो है वो RDS स्टेप से डिफाइन होती है। इसीलिए रेट ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है और अपने न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे SN1 के बारे में क्या लिखा हुआ देखिएगा, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है देखिएगा, द कार्बन स्केलेटन, बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन स्केलेटन पे डिपेंड कर रही है। द लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, कार्बन स्केलेटन पे, लिविंग ग्रुप के ऊपर। और कार्बन स्केलेटन से अपन क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन along with the usual factor of temperature। देखो टेम्परेचर और सॉल्वेंट के यूजुअल फैक्टर पे तो डिपेंड करेगा ही, बट नॉट द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। सॉल्वेंट आपको पता है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो फेवर करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अपने पास फेवर करते हैं किसको, फेवर्ड SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को ये फेवर करते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं आगे। तो स्केलेटन ये देखिएगा, SN1 और SN2 के बीच में काफी बढ़िया डिफरेंस दिखा रखा है यहाँ पे। मिथाइल हैलाइड अगर अपने पास है मिथाइल हैलाइड, तो पक्का यहाँ पे एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पे पक्का ही क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म से, सॉरी SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, इस पे SN2 बढ़िया होगा। तो देखो SN2 के लिए बढ़िया गुड, SN1 इसमें होगा ही नहीं। फिर सेकेंडरी में अगर बात करें तो सेकेंडरी, सॉरी यहाँ पे सेकेंडरी नहीं, यहाँ पे R एक ग्रुप है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात करें, ये अपने पास 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है प्राइमरी। तो प्राइमरी में फिर से SN1 जनरली नहीं होगी, SN2 यहाँ पे गुड है। फिर सेकेंडरी में दोनों मॉडरेट है, बस यही तो है कहानी अपनी पूरी। इसमें पढ़ना है कब SN1 होगा कब SN2 होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अपने पास ये वाला इंपॉर्टेंट है, अपन देखेंगे। फिर टर्सरी में अपने पास SN1 ही एक्सीलेंट होती है, SN2 होती नहीं है। टर्सरी में SN1 एक्सीलेंट है, SN2 नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है क्योंकि हिंडर्ड है, चारों तरफ से हिंड्रेंस रहेगी, और हिंड्रेंस में अपने पास अटैक पॉसिबल नहीं होगी। चारों तरफ से अपने पास तीनों तरफ ये एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल हिंडर्ड अटैक नहीं कर पाएगा, तो रेडियली फॉर्म कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा और ये SN1 के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल अपने पास इंपॉर्टेंट थी काफी। ठीक है, चलते हैं आगे। A closer look at the SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को थोड़ा सा और करीब से देखते हैं। भाई साहब क्या बढ़िया डायग्राम बनाया गया है, देखिएगा अपने पास दे रखा है कि SN1 जो रिएक्शन है उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है यहाँ पे। तो पहले कार्बोकेटाइन बनता है। अब देखो कार्बोकेटाइन में आप एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये पहली ट्रांजिशन स्टेट है मेरे पास। यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट बन चुका है। इस इंटरमीडिएट के बाद में क्या हुआ अपने पास, ये यहाँ पे दूसरी ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट। तो अब आप क्या क्या इस डायग्राम से क्या क्या चीजें बता सकते हैं, देखिएगा। एक तो हम देखें कि अगर मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट को देखूं, रिएक्टेंट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे है, तो पक्का ये रिएक्शन जो है अपने पास डेल्टा H नेगेटिव है इसमें, है ना। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तरीके से कि एनर्जी अपने को मिली है, एनर्जी लिबरेट हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक तो ये समझ आता है अपने को। दूसरा जो पहला स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप है, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अगर मैं देखूं पहले स्टेप की,
आप ये देखिएगा पहले स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड स्टेप के। यहाँ से यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और अगर दूसरे स्टेप की देखूं तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने पास कम है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये अपने पास पहला स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1। तो यही मेरे पास स्लो स्टेप होगा, इसको अपन बोल सकते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS। ये मेरे पास RDS होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट जरूर आता है। तो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हो गया मेरा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है ना। तो अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता दूं कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप, जितने रिएक्शन में स्टेप होंगे उतने ही अपने पास ट्रांजिशन स्टेट होंगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रांजिशन स्टेट से एक कम होती है अपने पास, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी चीजों को। चलते हैं आगे। The carbocation is shown as an intermediate species is finite if short lifetime। देखो इंटरमीडिएट के बारे में क्या लिखा हुआ है, species with a finite if short lifetime for reason we shall describe shortly, and because we know that the first step the formation of carbocation is slow, बिल्कुल ठीक बात है, that must be the step with the higher energy transition state, बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने पास RDS होना चाहिए। The energy of the transition state which determine the overall rate of the reaction is closely linked to the stability of carbocation, बिल्कुल ठीक बात है, stability of carbocation से govern होगी अपने पास of intermediate, and it is for this reason that the most important factor in determining the efficiency of SN1 reaction is stability or otherwise of any carbocation that might be formed as an intermediate। अब यहाँ पे कुछ एक बातें और डिस्कस कर लेता हूँ मैं ना, कुछ बातें और डिस्कस कर लेता हूँ। क्या बात है देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अपने पास जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 मेरे पास इंटरमीडिएट के ज्यादा पास में है या फिर रिएक्टेंट के ज्यादा पास में। तो आपको दिख रही होगी ट्रांजिशन स्टेट 1 इंटरमीडिएट के ज्यादा पास में, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है ये लुकिंग लाइक अपने पास किसकी तरह दिखेगी, एज ए कार्बोकेटाइन दिखेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है हेमंड पोस्टुलेट बोलते हैं इसको अपन, है ना, हेमंड पोस्टुलेट। तो हेमंड क्या कहता है, अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट को देखना है वो रिएक्टेंट के जैसा दिखेगा या प्रोडक्ट के जैसा दिखेगा या फिर इंटरमीडिएट के जैसा दिखेगा। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट 1 को मैं देखूं तो इंटरमीडिएट के ज्यादा पास में है, तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट 1 इज लुकिंग लाइक इंटरमीडिएट। सिमिलरली ट्रांजिशन स्टेट 2 भी मेरे पास है, लुक लाइक इंटरमीडिएट। ये भी अपने पास एज ए कार्बोकेटाइन की तरह आपको दिखने वाली है, मतलब कार्बन तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही रहने वाला है, क्लियर है। अब शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं आपको, देखिएगा। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, पता आपको कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, और द टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन ये अपने को दे रखा है। तो प्लेनर है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसको अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एक तो ये जो CH3 ग्रुप है वो कार्बन अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन से। फिर दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं कि इसी कार्बोकेटाइन को अगर आप इनकरेक्ट टेट्राहेड्रल समझ के बना दें, टेट्राहेड्रल में तो फिर एम्प्टी sp3 में रहेगा ही, sp3 ऑर्बिटल में रहेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। रिपल्शन होगा यहाँ पे, RR ग्रुप के बीच में रिपल्शन होगा एक तो, ठीक है, और उसको कुछ स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं बनाना अपने को, और ये तो पता ही है अपने को कि sp3 नहीं है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस तरीके से अपने पास बनने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे अगर चले यहाँ पे PF6 नेगेटिव नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनाइन और BF4 नेगेटिव SF6 नेगेटिव, ये अपने पास एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं कई बार, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है मेरे पास, ओल्हास प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन इन लिक्विड SO2। देखिएगा क्या दे रखा है अपने पास, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं पर, है ना।
तो एल्कोहल है मेरे पास, साथ में HF के साथ में रिएक्शन दे रखे हैं, तो एल्कोहल ने H+ को अपसेट किया यहाँ से, वाटर की फॉर्म में बन गया। अब जो F- निकला था वो F- SbF5 साथ में है, तो SbF5 के साथ में मिलके SbF6 बन गया, SbF6 नेगेटिव बन गया। तो ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनायन है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह जनरली एक्ट नहीं करता है, तो जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स की तरह रहेगा साथ में। और ये मेरे पास क्या जो कार्बोकेटाइन बना है, अब इस कार्बोकेटाइन के बारे में देखो NMR के डाटा स्टडी कर लेते हैं अपन। NMR के डाटा दे रखे हैं, अगर आपको पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसको अपन बोलते हैं डी शिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक जोन, डी शिल्डेड जोन, और वहां पे जो कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन है ना, डी शिल्डेड जोन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डी शिल्डेड जोन, डी शिल्डेड जोन। और डी शिल्डेड जोन में मेरे पास क्या होता है, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, केमिकल शिफ्ट हाई होता है वहां पे, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। और अपने पास जो दूसरी चीज है दैट इज और केमिकल शिफ्ट ज्यादा होता है, बस ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला कार्बन जो 13C कार्बन अगर मैं एज्यूम करूँ यहाँ पे, तो इसका जो अपने पास 320.6 ppm है, लेकिन ये थोड़ा सा जो दूर है इसका 47.5 ppm है, ठीक है। तो द प्रोटॉन NMR ऑफ दिस कैटायन शोड जस्ट वन सिग्नल। अच्छा, प्रोटॉन NMR तो वन सिग्नल ही दिखाएगा, क्योंकि अगर आप देखें प्रोटॉन NMR में कैसे देखते हैं, इक्वल एनवायरनमेंट सबका एक जैसा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन NMR, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे तो प्रोटॉन है नहीं, तो इस पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीनों एक जैसे हैं, जैसे ही वैसे ही है, और वैसे ही अपने पास ये है। तो 9 अल्फा एच का आपको, ये 9 अल्फा एच है टोटल मेरे पास, तो 9 अल्फा एच का आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलने वाला है, 9 अल्फा एच का एक ही सिग्नल देखने को मिलने वाला आपको, ठीक है, वन सिग्नल। और 3 मिथाइल ग्रुप एट 4.15 ppm, 4.15 ppm पे देखने को मिलने वाला है। अब 4.15 ppm भी कैसे, अगर मैं कहूँ, तो अगर आप देखेंगे एक कार्बन जो कि प्राइमरी कार्बन हो तो 1.3 करके उसका होता है लगभग, अगर मैं देखूं लगभग फ्लोरीन के अराउंड ये इंक्रीज करा रहा है, ये 1.3 और 3 से इंक्रीज करा रहा है, बिल्कुल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ नहीं आई होगी मैंने क्या कहा, थोड़ा सा मैं एक पेज स्लाइड ऐड करके आपको बताता हूँ ना, इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा क्या है। मैंने ये कहा आपको, मान लो आपको कोई ऐसा पूछ ले, एक मेरे पास ये है, बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला भैया, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे 1HNMR में, नंबर ऑफ सिग्नल इन 1HNMR कितने होंगे, 9, सॉरी एक ही होगा सिग्नल तो, और 9 हाइड्रोजन का 9 हाइड्रोजन का एक सिग्नल होगा, ठीक है, 9 हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल होगा, कपलिंग वपलिंग कुछ नहीं होगी, नॉर्मल अपने पास रहेगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि ये जो हाइड्रोजन है, इसकी मान लो आपको केमिकल शिफ्ट किसी के साथ कंपेयर करनी देते हैं ना, इसकी केमिकल शिफ्ट जो भी है अपने पास, वो मान लो मेरे को कंपेयर करनी दे दी किसके साथ, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 OCH3, ये दे दिया मान लो ना, तो आपको एक तो इसके साथ में ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन, इसको A हाइड्रोजन ले लेते हैं पर इसको B हाइड्रोजन ले लेते हैं, A और B कंपेयर करना है अपने को ना। तो याद करो, अगर आपको पता है चीजें कि CH3 से जुड़े हुए हाइड्रोजन की जो अपने पास है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अपने पास, और साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो CH3 वाले की अप्रोक्सीमेटली 0.9 करके होती है और ऑक्सीजन से 3 से इंक्रीज कर जाती है, तो लगभग ये 3.9 के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये देखो आप, ये जो हाइड्रोजन है इसकी अपने पास है CH3 वाला, ये तो 0.9 के आसपास इसकी है, लेकिन ये जो पास में पॉजिटिव कार्बन जो जुड़ा हुआ ना, एक लगभग इसकी 3.5 के अराउंड इंक्रीज करा रहा है,
और इसकी ओवरऑल कितनी हो रही है 4 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखा ना इधर 4.15 तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली 9 5 14 लगभग 4.15 दे रखा है ऐसे 4.15 या 3 इसको ले लो आप 3.1 एज्यूम कर लो चलो तो 4.15 ये थोड़ी सी ज़्यादा है ये पॉइंट ध्यान रखना अगर ऐसा कभी बन जाए क्वेश्चन तो चलो बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर 13C के बारे में बात कर रखी है वो अपन ने बता ही दिया एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बिल्कुल स्टेबलाइज करते हैं ये जो सिग्मा CH के इलेक्ट्रॉन है अपने पास सिग्मा बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसके जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसमें दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल उसमें डोनेट कर रहे हैं ठीक है मान ली बात। फिर अपने पास दे रखा है जो ब्रिज हेड सिस्टम है देखिएगा एक अलग से पिक्चर आपको बना के दे रखी है इंपॉर्टेंट है काफी। तो ब्रिज हेड सिस्टम है वहां पे अगर ऐसा हो रहा है कि ये हेलोजन यहाँ से निकले कार्बोकेटाइन बने तो कार्बोकेटाइन को टेट्राहेड्रल मिल गया कार्बोकेटाइन को तो प्लेनरिटी चाहिए कार्बोकेटाइन वुड हैव टू बी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे अपने पास जो ब्रिज हेड सिस्टम है उसमें आपके पास SN1 रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं होगी देखो जैसे लिखा हुआ भी है it does not react with SN1 reaction because the cation cannot become planar nor by SN2 because nucleophilic जो अप्रोच होती है कार्बन एटम फ्रॉम राइट डायरेक्शन। चलो तो अभी एक बार थोड़ा सा आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और एक बार थोड़ा सा काम है थोड़ा सा मेरे को